इस्राइल और ईरान में जंग हर गुजरते दिन के साथ और तेज होती जा रही है। इस्राइल का कहना है कि जब तक हमारा निशाना, हमारा टारगेट पूरा नहीं होता, हम हमला करते रहेंगे। ईरान का कहना है कि जंग हमने शुरू नहीं की, जंग हम पर थोपी गई है। यानी कि जंग में पहल इस्राइल ने की है, लेकिन जंग खत्म कब होगी यह हम तय करेंगे। यानी दोनों वर्जन से आपको यह साफ पता चल रहा है कि जंग की शिद्दत, द टेम्परेचर, वो बढ़ती जा रही है। और अब तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इसमें कई और ऐसे देश या उनके नेता, उनके बयान इस तरह के आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जंग अब फिलहाल थमने का नाम नहीं लेगी। शायद ऐसा लग रहा है, काश कि थम जाए। बहरहाल, लेकिन अब सवाल पैदा यह होता है कि क्या आज के इस दौर में किसी भी देश में क्या दूसरे मुल्क के शहरी नहीं रहते? क्या इस्राइल में भारतीय नहीं है? क्या ईरान में भारतीय नहीं है? हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर यह जंग और भड़कती है, अगर जंग के शोले और ऊंचे उठते हैं, अगर जंग में होने वाली तबाही, उसका दायरा और वसी होता है, तो ऐसे में भारतीयों की जिंदगी किस तरह से महफूज रह सकती है? क्या भारत सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे ईरान में रह रहे भारतीयों को इत्मीनान हो? बहुत कुछ किया है। क्या कुछ किया है, कितना किया जाना बाकी है, और कैसे यह एक चुनौती बनी रह सकती है अगर जंग के शोले और भड़कते हैं? इसी पर आज करेंगे चर्चा। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर, JKLH प्राइम टाइम। तो एक ऐसे दौर में जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में कहा तो यह जाता है कि दुनिया बहुत तरक्की याफ्ता हो चुकी है और हर चीज यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डायलॉग, ये सब कुछ इतना ज्यादा वो आगे बढ़ चुका है कि अब डायलॉग में हर चीज का हल है। लेकिन फिर भी जंग हो रही है, जंग के हालात बन रहे हैं। अभी हालिया दिनों हमने देखा था किस तरह से पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान ने जंग लड़ी, पाकिस्तान को उसका सबक सिखाया। अभी हम ये देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के हालात बने हुए, वहां से भी यूक्रेन से कैसे भारतीयों को वहां से महफूज निकाला गया। अब जो हालात है वो ईरान और इस्राइल को लेकर के हैं। इस्राइल ने जंग की शुरुआत की, ईरान पर हमले किए, ईरान के अंदर हमले किए, ईरान के कई सीनियर फौजी अफसरान को जो है वो उनकी मौत हो गई। उसके बाद ईरान का कहना है कि हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस्राइल ने एक ऐसा जुर्म किया है जिसकी सजा उसे हम देकर रहेंगे और हम इसमें अब पीछे नहीं हटेंगे। जंग का खत्म होगी, इसका फैसला हम करेंगे, ये हम तय करेंगे कि जंग का खत्म होगी। लेकिन इससे यह जाहिर हो रहा है कि दोनों मुल्क अपने अपने जंगी आज़ाइम को लेकर के सर्द पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि कई ऐसे दूसरे ममालिक हैं जिनके लीडरान गाहे बगाहे उनके ऐसे बयान आ रहे हैं, उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो इन पूरे हालात को और ज्यादा मजीद उबाल दे रहे हैं। ऐसे में एक चुनौती यह भी है कि अगर जंग और भड़कती है, जैसे मैंने कहा, तो कैसे उनको निकाला जाएगा। भारत सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप्स उठाया है, बहुत सारे कदम उठाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहला जो एक हम कह सकते हैं कि बैच ऑफ स्टूडेंट्स जो वो हिंदुस्तान पहुंच चुका है, जो ईरान में रह रहा था, वहां पढ़ाई कर रहा था, लेकिन ये जो तादाद है बहुत छोटी है। 110 जो पूरी तादाद है वो अभी पहुंची। इसमें से जो अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी है, वो कश्मीरी स्टूडेंट्स की है, लेकिन अभी भी काफी बड़ी तादाद में वहां हिंदुस्तानी हैं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी अगर जंग के शोले और भड़कते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस खास परिचर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे सैयद राशिद जिलानी, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ होंगे एडवोकेट नीलोफर मसूद, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और निसार अहमद, जो पेरेंट स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जो वहां फंसे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनके एक ऐसे एक स्टूडेंट के वालिद है हमारे साथ। और हमारे साथ कर्नल SS पठानिया, जो डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं जरा जंग किस हिद्दत तक, उसकी जो हिद्दत है, जो शिद्दत है, वो उसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ गई है, ताकि हम ये समझ सकें कि बढ़ते हुए इन हालात में चुनौती कितनी बड़ी हो जाएगी। मैं आपके पास आता हूं कर्नल SS पठानिया साहब, आप हमें बताएं, आप कैसे देख रहे हैं ये जंग जो है वो किस मोड़ पर अब आ चुकी है? देखिए सर, अभी तकरीबन 7 दिन की लड़ाई जो है वो हो चुकी है और दोनों तरफ से जितना उनके आर्सेनल में वेपन थे और जितनी उनकी कैपेसिटी है उसका वो पूरी तरह से यूज कर रहे हैं।
अभी इसमें विनर कौन है, लूजर कौन है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। हम्म। लेकिन अगर हम देखते हैं कि आने वाले समय में क्या शिद्दत और बढ़ेगी, या पॉसिबिलिटी है कि इसका कोई सोल्यूशन निकल आए, कोई बीच में मीडिएशन करे, दोनों देशों को समझ में आ जाए और एक वाइबल काइंड की जो सीज फायर है वो हो जाए, और उसके बाद ये अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे। देखिए जी। मेन इशू क्या है। हम्म। मेन इशू ये है कि इजराइल कहता है कि अगर ये ईरान परमाणु बम बना लेता है तो हम्म। उसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। हम्म। और उसके लिए उसके पास वाजिब वजह भी है, क्योंकि हम्म। अगर हम देखें कि इजराइल जो एक छोटी सी कंट्री है हम्म। जिसका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम्म। वर्सेस 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया जी। एंड अराउंड 10 करोड़ पीपल। जी। अभी इस हालात में, उसके बाद अगर हम देखें हजीबुल्लाह की बात करें, हम बात करें हमास की, हम सर बात सर करें। मैं थोड़ा आज उस तरह से इसको नहीं चर्चा करना चाह रहा हूं। मेरा आज मौजू ये है कि अगर ये जंग और भड़की तो चुनौती कितनी बड़ी हो जाएगी। और इसमें खास तौर से एक हमारा जो पहलू है वो ये है कि चूंकि भारतीय जो ईरान में रह रहे हैं, हो सकता है कि फिर उस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसराइल में भारतीय हैं, लेकिन चूंकि वहां पे तादाद कम, आपने खुद ही बताया कि छोटा सा देश है, तो ये चुनौती कितनी बढ़ जाएगी और इस चुनौती का सामना हम कैसे कर पाएंगे, मेरा आज फोकस थोड़ा इधर है। तो इसलिए मैं देखिए आपसे ये जानना चाह रहा था कि जंग के और भड़कने के कितने आप आसार देख रहे हैं, मेरा सवाल ये है। देखिए मेरे हिसाब से ये जंग जो है अभी लंबी खिंचेगी। जी। आप ये मान के चलिए कि 7-8 दिन ये जंग चलेगी, क्योंकि यूएसए जो है वो अभी अपनी कॉल अभी तक ले नहीं पाया है। जी। और उसके बाद ये अगर हर दिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी तो कैजुअलिटीज भी ज्यादा होंगी। अभी जहां तक आप बात कर रहे थे, मेरे पास जो खबर है, जी। ईरान के अंदर तकरीबन 10,000 हमारे इंडियंस हैं, और बिल्कुल। उसमें 3,000 से 4,000 जो है वो स्टूडेंट हैं। जी। और ऑपरेशन सिंधु जो भी हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जी। उसके अंदर पहले जो ट्रिप है उसके अंदर 110 लोग आए हैं। जी। और बीच बीच में अगर आप इन बच्चों के, वो भी सोशल मीडिया पे आता रहता है, जी। वो इस समय ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं। क्योंकि इसराइल के पास एक एडवांटेज है, वो जी। एक वॉर हार्डन नेशन है और उन्हें अपने बंकर्स बनाए हुए हैं तो जी। बहुत कंफर्टेबल है। जी। ईरान में वो चीज नहीं है। ठीक है। यहां पे अगर बिल्कुल, सायरन बस बजता बस है इसी तो इसी इसी बोर्ड पे मैं चाहता हूं कि थोड़ा दूसरे मेहमान का भी फर्स्ट टेक ले लूं। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। यासिर जिलानी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। और पहले निसार साहब आपके पास आना चाहता हूं। निसार साहब, मैंने आपको बताया कि जो ईरान में जो अभी स्टूडेंट्स वहाँ हैं जो ज़ेर तालीम हैं, उनमें ऐसे ही एक स्टूडेंट के वालिद हैं और इनके पास अभी पूरी जानकारी है कि स्टूडेंट्स वहाँ पर किस तरह की परेशानियाँ झेल रहे हैं। यानी चुनौती कितनी बड़ी ये हो जाएगी अगर जंग के शोले और भड़कते हैं। निसार साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, किस तरह की परेशानी बढ़ेगी, किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, या कितने परेशान हैं वहाँ के स्टूडेंट जो अभी अगर हैं, तो उससे यह पता चलेगा कि चुनौती कितनी बड़ी है उनको वापस लाना। निसार अहमद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? निसार अहमद को हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। हम दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यासिर जिलानी, आपके पास मैं आता हूँ आपका सवाल करते हुए कि जंग के शोले और भड़कते हैं तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। इसराइल, ईरान बड़ा देश है, वहाँ बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं, 10,000 के आसपास वहाँ भारतीय हैं। स्टूडेंट्स की तादाद लगभग 4,000 है, जिनमें से आज पहली खेप के तौर पर हम ये कह लें कि पहला जो जत्था, पहली खेप जो भी कह लें, उसमें 110 जो स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं। जी। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जंग अगर बढ़ती है तो सिचुएशन भी बदलेगी। लेकिन जो हमने ऑपरेशन सिंधु को जो सामने लाए हैं, संकट में संकल्प का प्रतीक साबित हुआ है ऑपरेशन सिंधु। आज जिस तरीके से 110 जो बच्चे वहां पे जो तादाद है 10,000 से ज्यादा जो बताया अभी हमारे पैनलिस्ट ने, को पैनलिस्ट ने, हम उनको लाने की शुरुआत कर दी। जब ईरान इजराइल अभी युद्ध के बीच में तमाम जो देश हैं अपने नागरिकों को लेकर चिंतित हैं, तब भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि हम भारतीयों की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। ये भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व है, भारत के काम करने का तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्व बार बार दिखती है। इसीलिए तो ऑपरेशन सिंधु
सामने लाया गया और उसके अंतर्गत आज पहली जो हवाई जहाज से लोग आए उसमें सबसे खुशी की बात है कि कश्मीर के से लगभग 90 बच्चे थे और उन्होंने जिस तरीके से वाकयात को बयान किया है, जी जो बताया है, जो एक्सपीरियंस वहां पे उन्होंने चीजों को सामने से देखा है कि कितनी परेशानियां थी, लेकिन भारत ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया। भारत की एम्बेसी लगातार ये पिछले 4-5 दिनों से भी हम लोग लगातार जब भी डिबेट में है इस बात पे जरूर चर्चा हो रही है कि जो भारतीय हैं उनको सकुशल कैसे वापस लेके आया जाए, उन्हें किसी तरह के बिना नुकसान के कैसे लाया जाए। हमने पहली खेप में हमें कामयाबी मिली है, हम जी ऊपर जी वाले की भी मेहरबानी और उनको भी धन्यवाद करते हैं। और हमारा जो नेतृत्व है वो दिखाई रहा है और बच्चे बहुत तादाद में हैं, लेकिन युद्ध के ऊपर डिपेंड करता है जिस तरीके से दोनों देश अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। आने वाले वक्त किधर जाएगा, क्या क्या मामला होगा, लेकिन हमारी सरकार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है विशाल भाई। हम एक एक आदमी को, एक अंतिम व्यक्ति भी जो वहां बच जाएगा जी उसको हमारी सरकार लेके आएगी, भारत की जमीन पे उन्हें लाया जाएगा। उसके लिए उसको लेके लगातार काम चल रहा है। चलिए, तो ये इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। हमने तमाम वैसे हालात इससे पहले के देखे हैं। हालिया जो भी हमने रशिया और यूक्रेन का भी देखा था, उस बीच में भी कितनी कठिन परिस्थितियां थी, बट बहुत ही हिफाजत के साथ तमाम जो भारतीय वहाँ रह रहे थे, खासतौर से स्टूडेंट्स, वो वापस ले आए गए थे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि दरअसल वो किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं। मैं एक बार निसार साहब आपके पास आना चाहता हूं, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। हम आपके जरिए ये जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स ईरान में हैं अभी और जो आ गए, अभी तो चूंकि कुछ स्टूडेंट्स आ भी गए हैं, लेकिन अभी बड़ी तादाद 1500 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, या उससे कोई और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। 1500 तो खाली कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, 4000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। और बाकी अगर हम बाकी जो भारतीयों की बात करें जो वहाँ पर अपने किसी और जरिए से रह रहे हैं, चाहे वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी तादाद 10,000 के आसपास है। तो किस तरह की परेशानी वो झेल रहे हैं वहाँ? निसार साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 बताएं। ट्यूसडे को मेरी बेटी वो शिराज में पढ़ रही थी, उसको वहां से इवैक्यूएट किया गया है। जी बोलिए बोलिए। यजद कोई सिटी है वहीं पर। जी 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 जी। लेकिन 2 दिन से वहीं पे है। वो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जी, क्योंकि वहां ईरान में कोई भी सिटी सेफ नहीं है। जी, हम एक्सपेक्ट करते थे ट्यूसडे वहां से उनको निकाला, एक दो दिन में कम से कम ईरान के बाहर उनको पहुंचा देंगे। जी, हमको बहुत चिंता हो रही है उनकी सेफ्टी की। वो खुद बच्चे भी बहुत डरे हुए। वो बोलते हैं हम यहां भी रात को धमाके शमाके होते हैं। जी, अब हमारी यही गुजारिश थी। हम बहुत अपसेट हो गए हैं कि कम से कम बच्चों को ईरान के बाहर ले जाइए कहीं पर। जी, फिर अगर नेक्स्ट कंट्री में 2 दिन 4 दिन 6 दिन भी लगेगा, कोई टेंशन नहीं उस बात का। जी, कम से कम ये वार जोन से उनको बाहर निकाले, ये हमारी रिक्वेस्ट है। जी, तो रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं और रिक्वेस्ट पर अमल भी हो रहा है। वज़ीर आला ने भी अपने तौर पे कोशिश की थी, ख़ास तौर से जो MEA है उससे उन्होंने रब्ता किया था, फॉरेन मिनिस्ट्री से रब्ता किया था। अब आप देखिए कि 110 स्टूडेंट्स आ भी चुके हैं और जिनमें से 90 या 92 के करीब जो तादाद है वो कश्मीरी स्टूडेंट्स की है। तो निसार साहब, मेरा आपसे ये जानना है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी ज़बानी, अपने जो हमारे नाजरीन हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको ये आप बताएं कि किस तरह की परेशानी उनको है और क्या मसाइल उनके सामने है। क्या उनको इंटरनेट मिल पा रहा है? क्या उनको खाने पीने की दिक्कत आ रही है? क्या वो जहां रहते हैं वहां से बाहर निकल पा रहे हैं? अगर दिन में निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं, रात में निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं? आपकी जो अपनी जो बेटी है, उनके अलावा और कितने स्टूडेंट्स के बारे में आप जानते हैं कि वहां पर वो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है? वहां जिस होटल में उनको रखा गया है, होटल में रखा गया, खाना पीना भी मिलता है, लेकिन 300-400 बच्चे हैं वहां। उसमें मोर देन 180 लड़कियां हैं। जी, लेकिन उनको होटल से बाहर जाने अलाउड नहीं है। वहां भी वो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं, कभी वो 2G वगैरह चलता है तो मैसेज वगैरह होती है। जी,
जी वॉइस कॉल वगैरह होती है। बाकी तो वो बच्चे भी बहुत सहमे हुए हैं, क्योंकि क्योंकि वो अपने आंखों से देख रहे हैं कि मिसाइल वहां से भी आ रहे हैं, यहां से भी जा रहे हैं। जी हम भी यहाँ बहुत चिंतित है कि उनकी सेफ्टी। हमारी यही रिक्वेस्ट है उनको कम से कम ईरान के बाहर कहीं भी ले जाइए। जी जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात जिस तरह रोज हाँ हाँ, मेरा एक सवाल आपसे और ये होगा निसार साहब कि आप जैसे और भी कई दूसरे वालिदैन होंगे जिन्होंने आपसे भी कुछ चीजों को शेयर किया होगा, उनकी भी क्या परेशानियां हैं, क्योंकि मैं सबको तो नहीं बुला सकता इस प्रोग्राम में एक ही समय पे, एक ही वक्त पे, तो आप उनकी तर्जुमानी कर दें और बताएं कि वो क्या चाहते हैं, बाकी दूसरे जो वालिदैन हैं उनकी परेशानियां क्या है, वो क्या चाहते हैं। सबकी यही परेशानियां हैं कि हमारे बच्चे सेफली वापस आने चाहिए और कम से कम इनको ईरान से बाहर ले जाए। जी क्योंकि मेरे बहुत से वालिदैन के साथ बात हो गई, सब चिंतित है। अब आप देखेंगे हर एक के माहौल गम जैसा माहौल है हर एक घर में। जी कुछ घर में तो खुशियां लौटी हैं शायद, कुछ घर में तो खुशियां लौटी निसार साहब, जब आज काफी बच्चे अभी अपने घर पहुंच भी चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले होंगे। जी 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 कुछ बच्चे घर कुछ पहुंचने कल पहुंचेंगे, वो खुश है। जी ठीक है चलिए आप फिर कुछ हम और चाहते हैं कि सब घरों में खुशी आ जाए। ठीक है आप अभी हमारे साथ बने रहें, हम आपसे और भी कुछ कहना होगा तो आप हमें इशारा करेंगे, मैं फिर आपके पास फौरन लौटूंगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, स्पोक्स पर्सन एडवोकेट नीलोफर मसूद है, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आपका बहुत इस्तकबाल है। ये कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है अगर ये जंग के शोले और भड़कते हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से इसराइल ईरान दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और कोई ही शायद कोई ऐसा शहर बचा जहां पर हमले ना हुए हों, कम या ज्यादा अलग बात है। तो ऐसे में ये अगर जो जैसा लग रहा है कि ये जंग के शोले और भड़केंगे तो कितनी बड़ी चुनौती होगी तमाम हिंदुस्तानियों को वापस लाना। जी नीलोफर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नीलोफर साहब, आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट है इसलिए आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, अनम्यूट कर दें। जी आप फिर से रिपीट कीजिए, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। बस मैं, आप हालात से आप वाकिफ हैं, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जंग के शोले अगर मजीद भड़कते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान, तो ऐसे में चूंकि ईरान में एक बड़ी तादाद जो है वो हिंदुस्तानियों की रहती है, 10,000 के आसपास आबादी है, उनमें से 4,000 के आसपास तो स्टूडेंट्स हैं, तलबा है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है। अभी तो शुरुआत हो चुकी है, पहला जत्था, पहला बैच हम कह सकते हैं कि वो वतन वापसी का हो गया है, लेकिन फिर आगे ये कितनी मुश्किल बढ़ जाएगी। देखिए, मुझे लगता है पहले ही 15 जून को अगर आपने देखा होगा एक एडवाइजरी तेहरान एम्बेसी से आई हुई थी, जिसमें ये कहा गया था जो भी ईरान में चले गए हैं लोग, चाहे वो 10,000 के करीब है, जिनमें मोर देन 4,000 स्टूडेंट, जो उसमें खुसूसन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे लगभग 2,000 के करीब हमारे वहां पर स्टूडेंट्स हैं। तो एक एडवाइजरी उन्होंने जारी की हुई थी जिसमें उन्होंने कहा, रेस्ट्रिक्ट की थी उनके ट्रैवल्स को या मूवमेंट्स को, और थ्रू आर्मेनिया जिनको लाया गया 110 जो एक काफिला वहां से स्टूडेंट्स का आया, वो ऑलरेडी यहाँ पर है। ये बड़ा ही चैलेंजिंग रहेगा कि किस तरीके से उस एरिया में जहां पर काफी ज्यादा आपने देखा कि मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, तो वहां से उनको निकालना थ्रू आर्मेनिया, आपने उनको वापस लाना है, उनको डिप्यूट करना है वहां से। ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल रहेगा। मुझे लगता है ये चैलेंज जो है हमारे देश ने बखूबी, इससे पहले भी अगर कोई ऐसे चैलेंज थे उनको बखूबी निभाया हुआ है। तो हम पूरी उम्मीद है विदाउट एनी ह्यूमन लॉस जो है हम वापस से जो जितने भी हमारे यहाँ पर लोग गए हुए हैं या स्टूडेंट्स जिसमें हैं उनको वापस अपने घरों तक पहुंचाने में जो सेंटर है वो कामयाब रहेगी। जी लेकिन आज जो स्टूडेंट्स आए हैं, खासतौर से जो जम्मू कश्मीर के जो तलबा हैं, जब वो दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर आए और जब उन्होंने देखा कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने किस तरह की बस का इंतज़ाम किया है, तो उनका रिएक्शन आपने सुना, आपने जाना कि क्या कहा था उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप
ऑफिस ऑफ सीएम से जो ट्वीट भी आया हुआ है, अगर आप उसकी तरफ भी गौर करेंगे, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो क्वालिटी ऑफ बसेस थी, उन्होंने बहुत नोटिस ले लिया है इस चीज का, सीरियसली नोटिस ले लिया है कि लेकिन किस ले तरीके लिया से तो उसका क्वालिटी वो ऑफ बसेस जो थी। मसले का हल तो नहीं जी। निकलेगा ना। जो जो जिन तलबा के लिए हम परेशान थे, जिनको इतने ऐसे मुश्किल जगह से निकाल के ले आया गया, यहां आकर के उनके साथ ये मतलब रवैया पहले से क्यों नहीं अब देखा गया, जांचा गया कि भाई किस तरह की बस है, कैसे बस मिल पा रही। स्टूडेंट तो ये भी उम्मीद कर रहे थे कि उनको शायद प्लेन से दिल्ली से भेजा जाएगा श्रीनगर। देखिए, मुझे लगता है इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जो एक टेंशन में गुजरे हुए लोग होंगे, उनके साथ वो किस माहौल से आए हुए हैं या उनका मेंटल स्थिति क्या थी, मुझे लगता है पहले ही उनको मेडिकल चेकअप के लिए लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ट्रॉमा के शिकार होंगे। ठीक है। उन ट्रॉमा से बाहर निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है जहां उन्होंने अपने सामने कितने ही नहीं, जानों को वो जाया तो ठीक है, क्या हुआ, लेकिन मैं उस जानना ट्रॉमा चाहता हूं से आपसे कि निकालने के आपसे ये लिए जानना मुझे चाहता हूं लगता कि है इसकी कि जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए, मुझे लगता है पहले ही उमर साहब ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। दे हैव टेकन टास्क टू द पीपल, जितने भी एसआरटीसी के लोग हैं जिन्होंने ये बसें अरेंज करवाई थी, उनको पता होना चाहिए था कि किस माहौल से ये बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, He has यासिर already जिलानी taken साहब, note मैं of this आपसे thing, जानना चाहता we हूं क्या expect near इसमें time कुछ हिस्सा उनके आपका भी खिलाफ होगा क्या, अगर इंक्वायरी और बच्चे एक्शन हो नाराज हो रहे हैं तो? मतलब घर पराए हम नहीं, नहीं, देखिए, गैर मुल्क से यहां आ गए और मुल्क में आ गए तो बस वही हालत। नहीं, 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 देखिए, भारत ने वो दिखाया है जो दुनिया अब तक नहीं कर पाई। दुनिया का कोई देश अपने लोगों को निकालने में, मेरे पास सारी जानकारी हम लोगों को लगातार आ रही है। जी। भारत ने आर्मेनिया, एरवन जो एक दूसरी जगह है, वहां पे पहले भेजा। उसके बाद ये ठीक है, मोहतरमा भी जो कह रही है कि 40-50 घंटे से बच्चे जो है वो ट्रैवलिंग सिचुएशन में थे। लेकिन ये जो सूबे का है, जो राज्य की सरकार है, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को लेकिन वो राज्य तो है नहीं ना, वो तो यूटी है यासिर साहब, मुझे लगता है मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। मैं जी 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 मैं जी जी यूनियन जी टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो राज्य मेरे मुंह से निकल, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है आपको। वो सब जानते हैं कि किस तरीके से यूनियन टेरिटरी बना और कैसे क्या हुआ। आपको ये समझने की जरूरत है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी केंद्र की निभा रही है। अगर राज्य सरकार से कुछ सवाल, और वहां के बच्चे जिस तरीके से वीडियो सामने आया है और वीडियो हम लोगों को दिखा है, जो बहादुर बच्चियां अपनी बात को बता रही थी कि उनके सामने से ब्लास्ट, उनके सामने से मिसाइलें जा रही थी, लेकिन अभी भी जिस सिचुएशन को उन्होंने बयान किया उसमें वो बहुत साहसी लोग हैं कि उस सिचुएशन से निकल के आने के बाद भी उन्होंने, जहां सिविल के लोग थे, वो मिलिट्री एरिया नहीं था जहां पे वो पढ़ रहे थे, तो वहां पे कम था, जो उन्होंने बताया, जो उनकी वीडियो देखने के बाद पता चलता है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी यहाँ राज्य स्तर पे बनती है। इस पे इसकी मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत सरकार ने अभी 8 से 9 हजार जो अभी भी लोग वहां पे मौजूद हैं, उनको किस तरीके से वहां से लेके आना है, उस पर सरकार काम कर रही है। वहां के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। पहले दिन से ही वहां की एम्बेसी ने, जो वहां के अफसरान हैं, उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, उनसे उनका राब्ता कायम है, वो उनसे लगातार बात करें। किसी तरह के खाने पीने की उनकी कोई समस्या नहीं है। मोस्टली बच्चों ने यही बात कही है कि सारी चीजें यहाँ एयरपोर्ट पे आने के बाद किसने क्या कहा है मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, और कैसे राज्य में उनके लिए बसेस अच्छी नहीं भेजी गई, बसेस के अंदर क्या प्रॉब्लम थी। मैं समझ सकता हूँ कि वहां के भी वजीर आला जो इस वक्त यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के वजीर आला हैं, उनको भी इस बात का एहसास होगा। लेकिन हमारी इस वक्त की जो सबसे पहली जो हमारी कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट वहां से, वार जोन से भारतीयों को कैसे लेके आना, और वो हमारी मोदी सरकार ने, हमारे वजीर आजम की जो दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व है, उनकी क़यादत है, उन्होंने फिर दिखाया है कि हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूक्रेन के वक्त भी उन्होंने दिखाया था, उन्होंने काबुल में जब मामला आया था, अफगानिस्तान में, तब भी भारत इसी तरीके से सामने आया था, और आज ईरान और इजराइल वॉर में भी हम डटे हुए हैं। हम हमारी पूरी ताकत, जो हमारी विदेश नीति के साथ जो लोग काम करते हैं, जो हमारे अफसरान हैं, वो लगे हुए हैं। तो आप बिल्कुल आपके माध्यम से मैं जम्मू एंड कश्मीर और भारत के लोगों के, जिस भी हल्के, जिस इलाके, जिस शहर के बच्चे वहां पे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, वो बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह हम सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से
भारत की जमीन पे लेके आएंगे। ठीक है। कर्नल पठानिया साहब, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। आपने खुद ही बताया कि 10,000 के आसपास वहां आबादी भारतीयों की हम सब जानते हैं। क्या ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है? चूंकि देखिए उनको या तो आर्मेनिया के रास्ते से या टर्की के रास्ते से, मतलब बहुत सारे जो भी अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। चूंकि अभी देखिए OIC की एक बैठक होने वाली है इसी हफ्ते, और उसमें भी ये डिस्कस किया जाएगा कि जो इसराइल ने जो हमला किया ईरान पर, और उधर डोनाल्ड ट्रंप भी जो बातें कह रहे हैं और कई उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि इसका हिट कम होता होगा। तो ऐसे में आज जो पहला बैच आया वो 110 है टोटल, और वो अभी वहाँ जो आबादी भारतीयों की लगभग 10,000 है। तो आप हमें ये बताएं कि ऐसी सिचुएशन में जो वहाँ अभी हैं लोग, उनका बिहेवियर अभी कैसा होना चाहिए? वो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? और ये एस्केलेशन अगर बढ़ता है तो ये कैसे ये चुनौती बढ़ जाएगी और उसे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू जी। दीज पीपल दे हैव नो सपोर्ट, और दिन ब दिन जो सिचुएशन है वो खराब होती जा रही है। जी हाँ। अभी इनका क्या बिहेवियर आप इनसे एक्सपेक्ट करेंगे? बिहेवियर से बुरा ये था कि वो उनको क्या करना चाहिए, मतलब वो किन चीजों का प्रिकॉशन ले? देखिए, हमारी एम्बेसी ने क्या किया है कि सम पीपल, अभी मान लीजिए 4,000 के करीब हमारे स्टूडेंट हैं और 6,000 दूसरे लोग हैं। ये कैच 22 सिचुएशन है, उसमें से कुछ लोग आना चाहते होंगे, कुछ लोग नहीं आना चाहते होंगे। जी जी। एंड दैट्स द रीजन इट हैज बीन डिलेड। नाउ एम्बेसी के पास सारी डिटेल्स होती है कि अगर हमारे 10,000 इंडियन हैं और ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई है, ये अकस्मात तो शुरू हुई नहीं कि एकदम शुरू होगी, 3-4 महीने पहले भी चल रहा था काम जी। तो होता क्या है कि दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्बेसी टू वर्क आउट द इवैक्यूएशन प्लान। उसमें उन्होंने देखना है कि कैसे हमने रिसोर्सेज, उसके लिए गाड़ियां कहां से निकालनी है, एयर स्पेस जब बंद हो जाएगी तो हमने कौन सी कंट्री से उनको निकालना है। सो ऑल दोज डिटेल्स आर वर्कड आउट। उसके बाद देन दे हैव टू टेल इंडियन गवर्नमेंट कि हम इतने लोगों को जो है आर्मेनिया में या तुर्कमेनिस्तान में पहुंचा सकते हैं जी। आप उसी हिसाब से एयरक्राफ्ट भेजिए। और दिन ब दिन क्या हो रहा है अभी सर कि ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो पहले दिन थी जी, जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पहले दिन थी और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो 8वें दिन है, ये बहुत छोटी होती जा रही है। छोटी होती जा रही है जी जी, क्योंकि तेहरान के और ईरान के लोग भी अभी भाग रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो वहां सड़कों पे जाम लगा हुआ है जी, जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अभी इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस, ये पहले सारा टाइप होना चाहिए, अब इनको बसेस नहीं मिल रही होंगी। उसके बाद दिन ब दिन जो सिचुएशन है वो बदतर होती जाएगी, बिजली खत्म होता जाएगा, पानी खत्म होता जाएगा, फायरिंग में और तेजी आएगी, लोगों के पास शेल्टर है नहीं वहां रहने के लिए। मैं एक सुन रहा था, एक बच्ची और उसके फादर के बीच में एक डायलॉग हो रहा था कि वो बच्ची कहती थी मैं बहुत सहमी हुई हूं, तो बोल रहा था कि भाई बच्चे बेटे आप कहां जाओगे, वहां पे कोई नीचे सीलिंग वगैरह है, बेसमेंट वगैरह जिसमें जाओ, कहती कुछ नहीं, सीढ़ियों में जाके बैठ जाएंगे। सो दैट इज द स्टेट ऑफ डेस्परेशन जी, एंड वी शुड टेक इट ऑन वॉर फुटिंग एंड इवैक्यूएट देम एज अर्ली एज पॉसिबल। बिल्कुल, तो एज अर्ली एज पॉसिबल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सिचुएशन है, मैं जानना चाहता हूं निसार साहब से। निसार साहब, आप अगर हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो, जैसा अभी कर्नल पठानिया साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद अभी आना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितने वालिदैन से आप मिल चुके हैं या जितने स्टूडेंट्स के बारे में आपके पास जानकारी है, क्या ऐसा कोई है उनमें भी जो चाहता है शायद कि मैं अभी नहीं आऊँगा या मैं नहीं आऊँगी, बाद में आऊँगी? नहीं, स्टूडेंट्स में तो ऐसा कोई है नहीं जिसने बोला मैं नहीं आऊंगा या मैं बाद में आऊंगा या बाद में आऊंगी। वो कोई मसला नहीं है। जिस तरह से ईरान इसराइल के बीच में जंग चल रही है, हालात खराब हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको इमीडिएट स्टेप उठाना चाहिए कि स्टूडेंट्स को वहां से इवैक्यूएट करे जी, क्योंकि हालात ऐसे हो रहे हैं कि फिर इनको इवैक्यूएट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि किस तरह से यहां जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, फिर मुश्किल हो जाएगा बच्चों को इवैक्यूएट करना। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं चाहता है कि मैं अपने घर आ जाऊं।
अच्छा जी, यासिर साहब मैं आपके पास आना जिस दिन चाहता हूँ। वालिदैन के साथ निसार मेरी साहब, बात होगी। बिल्कुल निसार साहब, एक छोटा सा यासिर जी। साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं। हाँ यासिर साहब बोलें। देखिए अभी फॉरेन मिनिस्टर जो जूनियर हैं कीर्तिवर्धन सिंह, उनका जो बयान है, उन्होंने कहा है कि जो भी वहां से आना चाहता है उसके निकासी के लिए जो वहां की मिशन है उसने 24 घंटे के लिए, अभी पठानिया साहब ने जो बात कही है मैं उसी को बढ़ा रहा हूँ, जी। 24 घंटे के लिए वो खिड़की और वो विंडो खोल दी गई है जो भी आना चाहता है। ये बात बहुत समझने वाली है कि ठीक कुछ है। लोग नहीं आना भी चाहेंगे ये, और हमने तुर्कमेनिस्तान, हमने आर्मेनिया, दोनों की सरकारों को थैंक यू किया है, और हमारे जहाज तैयार हैं, हम वेट नहीं करेंगे जी। क्योंकि सिचुएशन अगर और वर्स्ट होती है तो और भी ज्यादा मामला पेचीदा होगा। तो जी। हमारी बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे फॉरेन जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने काम पे, अपने मिशन पे लगे हुए हैं। हम अपना काम पूरा करेंगे। जी। ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो नेतृत्व है वो बार बार हमें इस बात की शक्ति देता रहता है। बिल्कुल। हमारे साथ नीलूफर साहबा अभी बनी हुई है, मैं उनके पास फिर से आना चाहता हूँ। नीलूफर साहबा, अब मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट की गार्जियन या वालिद या वालिदैन के जहन में इस वक्त क्या चल रहा होगा जब वो देख रहे हैं कि टेलीविज़न पे इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और बाकी जो लोग आना चाहते हैं लेकिन उनको यहाँ थोड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, तो क्या कैसे देख रही हैं आप इसे? देखिए, मुझे लगता है कि जहां पर आप वालिदैन की बात करेंगे, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त परेशान है। किस तरीके से जो हमारे लोग हैं, हमारे सिटीजन्स हैं हिंदुस्तान के, किस तरीके से उनको एक स्वेट पैसेज देकर उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए। ठीक है। तो वालिदैन की तो बात है क्योंकि वो उनके जिगर के टुकड़े हैं। आप खुद बिल्कुल। जानते हैं हाँ। कि एक बच्चे के लिए वालिदैन क्या करता है, चाहे जी। कुछ भी हो। जी। तो उन्होंने उस एरिया में उनको पढ़ने के लिए भेजा। बेशक। कितने लोगों ने लोन अपने घर बेचे होंगे, हाँ। हर कोई, ताकि उनके बच्चों को एक वो अच्छी जिंदगी दे सके। तो इस के बीच में ऐसी सिचुएशन जब आती है, जब कोई उम्मीद ही नहीं है, मिसाइल चल रहे हैं, जंग चल रही है, तो वहां पर, और इतनी दूर डिस्टेंस इतनी ज्यादा है, वो खुद बेचारे जा नहीं सकते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक कैफियत क्या होगी उस माँ बाप की, जिसका एक बच्चा बाहर है और उस जगह है जहां पर हर तरफ से मिसाइल्स आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन तो सबसे जो राहत की बात हो रही है कि भारतीय है। हुकूमत जो है पहले के ऐसे मामलों की तरह ही इस बार भी काफी संजीदा है और कोशिशें बिल्कुल। शुरू हो चुकी हैं। अच्छा। पहला आज जो बैच आया है उसमें 110 स्टूडेंट्स आ भी गए हैं और जैसा अभी यासिर साहब भी कह रहे थे कि लगातार इसको लेकर कोशिश हो रही है, लेकिन कर्नल साहब कह रहे हैं कि विंडो छोटी होती जा रही है। बहुत जल्द इस बारे में फैसला लेना पड़ेगा उन भारतीयों को भी जो वहाँ ईरान में हैं कि वो आए या ना आए, ये उनके ऊपर है, लेकिन अगर उनको आना है तो ये फैसला जल्द लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, और तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मुझे दें इजाज़त, मैं हूं आपका मेज़बान विशाल।